घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज से होम वोटिंग, धनबल के इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त, लगभग 2.5 लाख रुपए की सामग्री जब्त, चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप तेज। देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का इसरो आज करेगा प्रक्षेपण, भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में देगा मल्टी बैंड संचार सेवा। हजारीबाग के केरेडारी में 1.5 करोड़ के सोना चोरी के मामले में अब तक 7 गिरफ्तार, 30 लाख का सोना बरामद। धनबाद में शराब की बड़ी खेप पकड़ाई, 5 तस्कर गिरफ्तार। और महिला वनडे विश्व कप क्रिकेट में आज इतिहास रचने उतरेंगी देश की बेटियां, दक्षिण अफ्रीका के साथ खिताबी भिड़ंत। जमशेदपुर में पूर्वी क्षेत्रीय ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य बिहार में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और सभी दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडी गठबंधन के शीर्ष नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में आरा और नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली आरा में और दूसरी रैली नवादा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद शाम को पटना पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी शाम को एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पटना में एक भव्य रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से होम वोटिंग शुरू हो रही है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी मतदान कराया जा रहा है। धनबल के इस्तेमाल पर भी प्रशासन की पैनी निगाहें हैं। जांच के क्रम में कल लगभग 2.5 लाख रुपए की सामग्री जब्त की जा चुकी है। उपचुनाव के सिलसिले में 11 नवंबर को मतदान, जबकि 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। लेकिन उससे पहले विधानसभा क्षेत्र में प्रचार और जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। सभी दलों के बड़े नेता क्षेत्र में सक्रिय हैं और वे कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन की मौजूदगी में कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला और सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया। राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। पूरा संताल परगना पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। गलत सड़क, माइनर माइनिंग, मेजर माइनिंग होते जा रहा है। पूरा संताल परगना का आदिवासी मूलवासी दुखी है। आज हम आप लोगों को हर गांव से आ रहा है, ये भी भाजपा का सदस्य ले रहा है। ये सरकार का 6 साल हो गया। ये 6 साल में अभी एक भी काम शुरू नहीं किया। घाटशिला के चुनावी समर में भाजपा की ओर से बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में हैं, जबकि झामुमो के सोमेश सोरेन और जेएलकेएम के रामदास मुर्मू समेत कुल 13 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। चुनावी घमासान में आरोप प्रत्यारोप तेज है। भाजपा ने आरोप लगाया कि झामुमो का आईटी सेल एआई जनरेटेड पोस्ट के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की छवि को खराब कर रहा है। पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि झामुमो उपचुनाव में अपनी निश्चित हार की आशंका से घबरा गया है और बाबूलाल सोरेन के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन से फर्जी कंटेंट बनाने और उन्हें प्रसारित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री गंगवार ने पूर्व राष्ट्रपति को अपने बेटे के विवाह समारोह और आशीर्वाद समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। पूर्व राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की समसामयिक विषयों पर बातचीत भी हुई। चाईबासा प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इन दिनों राज्य के ब्लड बैंकों की गहन जांच हो रही है। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जिले के कुल 10 ब्लड बैंकों की गहन जांच की जा रही है। इसके लिए चिकित्सकों की 3 टीमें तैनात की गई हैं जो ब्लड बैंक से जुड़ी 35 बिंदुओं पर बिंदुवार जांच कर रही हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार कर उसे रांची भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि ब्लड बैंकों में रक्त जमा करने से पहले उसकी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरी जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई खामी न रह जाए। सबका इंटरनल असेसमेंट चल रहा है। 35 पॉइंट पर इनका जांच चल रहा है। वो जांच प्रतिवेदन अभी तक मेरे पास नहीं, कुछ का आया है, कुछ का अभी सबमिट नहीं, और ये सीधे सरकार को जमा होना है। इसके लिए जो टीम गठित की गई है उसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी जो कि मेरे द्वारा नॉमिनेटेड है, एक चिकित्सा पदाधिकारी जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है, और DI, ये दोनों मिलके इसको कर रहे हैं। काफी लंबा चूंकि इसका इंडिकेटर सब पे जांच होना है, इसीलिए इस पे थोड़ा समय लग रहा है। संभवतः 1-2 दिन में ये आ जाएगा, तो ये सरकार को इसका रिपोर्ट चलेगा। इधर झारखंड की उपराजधानी दुमका के सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है। के कई इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना बड़ी चुनौती रही है। उपराजधानी दुमका में इस दिशा में बड़ी पहल हुई है। जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से मोबाइल मेडिकल रवाना किया ताकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों को चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 10 प्रखंडों के लिए जल्द ही कुल 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालकों की तैनाती की जाएगी, जिनमें से पहली वैन का शुभारंभ किया गया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है उसकी एक जो है उसका हमने शुरुआत किया एक पायलट के तौर पर, और ऐसे 9 और को हम लोग शुरुआत करते हुए टोटल 10 की यहाँ पे मोबाइल मेडिकल वैन पूरे दुमका में चले। तो ये हर जिले हर ब्लॉक में जो है टैग रहेंगे, और उनका काम रहेगा कि दूर दराज के इलाके में जहाँ पे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की नहीं पहुँच पाती है, जहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, वैसे इलाके में जाएंगे। वैसे इलाके में वो दवाई जो ज़रूरत को जो चाहिए उनको लोगों को मिल पाएगा, जो टेस्ट जो ज़रूरत की है वो लोगों को मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भेजी जाएगी जहां लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। वैन में डॉक्टर, नर्स और ANM हर समय मौजूद रहेंगे। यह वैन एक छोटे से अस्पताल की तरह कार्य करेगी, जिसमें प्राथमिक उपचार, दवाइयां और आवश्यक जांच की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। एम्बुलेंसेज में एक MBBS डॉक्टर रहेंगे, उसमें लैब फार्मासिस्ट रहेंगे, तो लैब टेक्नीशियंस भी रहेंगे टेस्ट करने के लिए, और ANM भी रहेंगे। तो एक होलिस्टिक तौर पर एक छोटे हॉस्पिटल की तरह ये एक एम्बुलेंस जो है काम करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुदूर ग्रामीण इलाकों तक सुनिश्चित होगी और स्वस्थ सुखी झारखंड का सपना साकार हो सकेगा। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम 5:26 पर देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का प्रक्षेपण करेगा। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। CMS-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4,400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय धरती से भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा।
003 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। CMS-03 की सफलता तैनाती भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को नया आयाम देगी। ये मिशन देश में डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और सामरिक संचार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इधर अपराधियों के खिलाफ झारखंड में आजकल ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में एक घर से 1.5 करोड़ रुपए के सोना चोरी के मामले में पुलिस ने अब तक 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर करीब 30 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। अनुसंधान के क्रम में पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अन्य 3 की भी गिरफ्तारी हुई है। इन अपराधियों के पास से 264 ग्राम सोने का आभूषण और 444 ग्राम चांदी समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। हमारी एसआईटी ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो चोरी में सोना और चांदी के आभूषण थे उसको बरामद किया है। साथ में ये पूरे घटना को किस तरह कारित किया गया, जिसमें किसी ने रेकी किया और ये पता लगाया कि उनके घर में ये सोना कब आ रहा है। पहले से भी जो 2-3 दिन से उस घर की रेकी कर रहा था उसका, जहाँ पर ये सोना बेचा गया और जो चोरी करने में शामिल लोग थे उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अवैध शराब पर भी राज्य में पुलिस का कड़ा पहरा है। धनबाद के तेतुलमारी रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। शराब को बिहार लेकर ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने में हर वर्ग अपनी भूमिका निभा रहा है। इसी के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। की ओर से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 75 वर्ष पूरा होने पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग के उपनिदेशक विनीत कुमार ने बच्चों को सांख्यिकी के महत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का महत्व है कि इसको जागरूकता फैलाना बच्चों के बीच कि सांख्यिकी का महत्व क्या है। सांख्यिकी पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर साइंस बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना कि भाई इस सब्जेक्ट में भी बहुत कुछ है जो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। विकसित भारत के संकल्प को कैसे पूरा किया जाए, इसे समझाने के लिए निबंध प्रतियोगिता के जरिए 5 विषयों पर तमाम छात्र छात्राओं को विशेष टिप्स दिए गए। कंपटीशन कराने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, ताकि भारत ये जाने, लोग जो पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की बात होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमेशा लोगों को पता चले कि हम कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा का हमारा यूज़ क्या है। और अभी के समय में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एक बज़वर्ड नहीं है, ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके लिए जो बैकबोन है वो हम तैयार कर रहे हैं। ये बैकबोन हमारे 2047 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा। निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए छात्रों ने भी माना कि 2047 के विकसित भारत के विजन को पूरा करना प्रत्येक भारतीय का सपना होना चाहिए और ऐसे में सरकारी निर्णय लेने के दौरान सर्वेक्षणों के सांख्यिकीय महत्व, डेटा संग्रह में डिजिटल परिवर्तन को लेकर होने वाली चुनौतियों को समझना बेहद जरूरी है। डिपार्टमेंट में सांख्यिकी विभाग की ओर से एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनका क्या विजन है इंडिया को लेकर के, वो बेसिकली स्टूडेंट को बताया गया है और हमारा रोल क्या रहेगा इसमें, हम कैसे अपने देश के लिए हेल्प कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने में, उसको एम्पावर करने में। तो वही सब बहुत सारी चीज बताई गई हैं। भारत सरकार का सांख्यिकी विभाग विस्तृत आंकड़ों के जरिए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि सरकारी योजनाओं के धरातल पर उतरने का पता लगाया जा सके। निबंध प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय लेने के लिए सांख्यिकीय सर्वेक्षण की सूक्ष्म जानकारी देना था।
डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। इधर सम्राट जरासंध की जयंती राज्य भर में धूमधाम से मनाई गई। धनबाद के बाघमारा अंतर्गत बउआ कला स्थित महाराज जरासंध की आदमकद प्रतिमा स्थल पर जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा और सामाजिक एकता पर विशेष रूप से बल दिया। आज हमारे जो मगध सम्राट चक्रवर्ती सम्राट है, हम जिनके वंशज है, उनका जयंती है और उनके जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आज सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे उपस्थिति के साथ हम लोग यहाँ पे सम्मान का भी समारोह हो रहा है। जो समाज में अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो वो समाज का जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर यहाँ सम्मान समारोह भी किया गया। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बुंडू अनुमंडल प्रखंड और अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय अभिलेखों, सेवा पुस्तिका, आगत निर्गत पंजी समेत कई दस्तावेजों का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने दारू प्रखंड के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर विकास योजनाओं और जनसेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के छात्राओं से संवाद कर उन्हें सही तरीके से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी और शिक्षकों को जय गुरुजी ऐप के अनुरूप शिक्षण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर बिरनी प्रखंड के पेशन पंचायत में प्लास्टिक मुक्त पेशम अभियान की शुरुआत की गई। इसी के साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों ने पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने नए सिविल कोर्ट कैंपस धेतु के लिए चिन्हित जमीन का पीडीजी के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीपीआर के अनुसार किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के दूरदराज इलाकों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के दृष्टिकोण से प्रत्येक वैन में चिकित्सक, नर्स और एएनएम की तैनाती की गई है। साहेबगंज में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 29 नवंबर 2025 को साहेबगंज में विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें बिजली से जुड़े प्री लिटिगेशन एवं लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उचित निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा, हेलीपैड, बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट की तैयारी को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्र सरकार मत्स्य पालकों और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रही हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी संचालित है, जो कि अब नीली क्रांति का वाहक बन चुकी है। संथाल परगना के साहेबगंज जिले में भी योजना का लाभ लेकर किसान इससे दोगुनी आय का साधन बना रहे हैं। साहेबगंज जिले के मत्स्यजीवी किसानों के लिए पुराने पत्थर खदान आय के अतिरिक्त स्रोत बन चुके हैं। खदानों में फिशरी केज बनाकर बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन किया जा रहा है। पुराने और बंद पड़े कोयला खदानों में जमा पानी का सदुपयोग कर किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन कर रहे हैं। अभी जो सरकार दिया है हम लोग का मछली पालन के लिए, वही केज बना के दिया है, तो उसमें हम लोग देख रेख करते हैं, मछली को दाना खिलाते हैं और मतलब सुबह शाम हम लोग देख रेख करते। स्थानीय मत्स्य पालक पहले यहाँ के स्थानीय नस्ल रेहू, कतला, मिर्का का पालन परंपरागत रूप से किया करते थे। उसमें मुनाफा कम होता था, लेकिन हाई यील्ड वैल्यू नस्ल की पिगेशियम और टेलिपिए, जिनमें विकास जल्दी और मृत्यु दर कम होने से अधिक लाभ हो रहा है। किसान विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार
कार्य कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। को 2 प्रकार की मछली मिला है और एक है तेलिपिया और एक है पेंगेसियस, जिसमें से कि एक फिंगरलिंग के रूप में हम लोगों को पेंगेसियस मिला था 2 लाख और तेलिपिया मिला था 1 लाख। अभी हम लोगों को सरकार द्वारा जो है मछली पालने का सारी व्यवस्था दी है सरकार की ओर से, हम लोग अभी मछली पाल रहे हैं। मत्स्य विभाग की ओर से मत्स्य पालन विशेषज्ञ किसानों को प्रशिक्षण देकर स्थानीय मत्स्य पालक के अलावा पीवीटीजी के लोगों को भी समिति का गठन कर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों के वनोपज पर आश्रित रहने वाले पहाड़िया आदिम जनजाति के लोगों की आय बढ़ाने में यह योजना सफल साबित हो रही है। आज जो है सरकार हम लोगों को मछली पालने के लिए एक केज का निर्माण किया है और हम लोग इसमें 25-30 आदमी के लगभग में हैं और सब बारी बारी करके यहाँ दाना पानी देख रेख करते हैं। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद यह है कि हम लोग गरीब मजदूर के लिए ये बहुत बड़ी जो है अनुदान दिया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महाराजपुर में फिशरी केज का निर्माण कर समिति को सौंपा गया है, जिसमें 30 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तीनों गांव को 5-5 बैटरी दिया गया, फिर माने एक बैटरी में 2 केज है, माने 10-10 केज तीनों गांवों को उपलब्ध कराई गई है। और गांव के पहाड़िया जनजाति के लोग आते हैं, अपना शाम सुबह उसका सेवा कर रहे हैं। सरकार द्वारा नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बंद पड़े खदानों में मछली पालन के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में महाराजपुर के बंद पड़े कोकोपीट में 30 परिवारों के लिए मछली पालन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मत्स्य विभाग के द्वारा अनुदान प्राप्त इस कोकोपीट में मछली की 2 वैरायटी पेंगेसियम और तेलेपिया का उत्पादन किया जा रहा है। आनंद कुमार ओझा, दूरदर्शन समाचार, साहिबगंज। इधर हैदराबाद में इंडिया जॉय का 8वां संस्करण आयोजित हुआ, जिसमें फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स और कॉमिक्स उद्योग के वैश्विक नेता शामिल हुए। हैदराबाद में इंडिया जॉय 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स और कॉमिक्स क्षेत्र के दिग्गज जुट रहे हैं। सम्मेलन में 10 देशों के 30,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और ये सभी मिलकर मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आकार देने वाली नई तकनीकों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। इंडिया जॉय 2025 में 500 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। 100 से ज्यादा निवेशक भी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बिजनेस टू बिजनेस बैठकों को सुविधाजनक बनाने के लिए वेव्स बाजार की भी स्थापना की है। When waves happened, the Honorable Prime Minister mentioned that waves is not just an event; it's a movement. Waves Bazaar and this entire canvas of waves is to take our media entertainment industry to global heights and not just create employment and economic imperatives, but at the same time it's also going to provide the soft push to our presence across the world. भारत सरकार के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज को देश भर के क्रिएटर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की है ताकि युवाओं की प्रतिभा रचनात्मक फील्ड में उभर सके। IITs did for technology and what IIMs did for management. So the Indian Institute of Creative Technology is one of the important initiatives that's going to shape the media and entertainment journey of our country. इस सम्मेलन में भारत के गेमिंग मार्केट पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भारत का गेमिंग मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारतीय गेमिंग मार्केट $3.1 बिलियन का है, जो 2028 तक बढ़कर $6 बिलियन का हो जाएगा। देश में वीएफएक्स में 25% हिस्सेदारी के साथ हैदराबाद अब देश की पिक्सल सिटी बन रहा है। भारत के साथ विदेशों में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा भारतीयों के मनोरंजन के साथ ही वैश्विक दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इधर झारखंड में ठंड बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे पारा गिर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज से राज्य में मौसम साफ रहेगा। 24 घंटे बाद धीरे धीरे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट हो सकती है। सुबह के समय कुहासे के हालात बने रह सकते हैं। और अब क्रिकेट। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के डीवाई पटेल स्पोर्ट्स एकेडमी में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। फाइनल में मेजबान भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन दोनों ही टीमों ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में दोनों के ही पास पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मौका है। भारत ने प्रतियोगिता में लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम को 3 मैच में हार मिली और टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। हालांकि टीम ने करो या मरो के मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने महिला वनडे का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए 7 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। हार के बाद क्या फील होता है वो तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज़ समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे। हम अपना बेस्ट डे बेस्ट क्रिकेट खेले। अभी तक बहुत हार्ड वर्क करा है। इट्स ओनली अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत प्रतियोगिता में बेहद खराब रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई। हालांकि इसके बाद टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को गुवाहाटी के उसी मैदान पर 125 रन से करारी शिकस्त दी। I think knockout cricket is completely different to league cricket. I think like we've seen, I think people are able to do some very special things in knockout games, like we saw from Jamie the other night. So I think, yeah, starts totally afresh. I don't think we're going to be looking into our group game against them. We know we have to play some really good cricket. They're a really strong side and have just come off of a really good game as well, so they'll be high on confidence. So yeah, we'll just have to play some good cricket, stick to our basics, stick to what we've been doing well throughout the tournament. दोनों टीमों के बीच वनडे रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 34 बार आमने सामने हुई हैं। इसमें से भारत ने 20 और दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। वनडे विश्व कप में दोनों टीम कुल 6 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 3 बार भारत ने और 3 बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं भारतीय टीम पहले भी 2 बार 2005 में और 2017 में फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम अपने घर में अपने दर्शकों के सामने पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। इधर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत से कलाकृति बनाकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल मुकाबले से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आज से होम वोटिंग। धनबल के इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त। लगभग 2.5 लाख रुपए की सामग्री जब्त। चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप तेज। देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 का इसरो आज करेगा प्रक्षेपण। भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में देगा मल्टी बैंड संचार सेवा। हजारीबाग के केरेडारी में 1.5 करोड़ के सोना चोरी के मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां। 30 लाख का सोना बरामद। धनबाद में शराब की बड़ी खेप पकड़ाई। 5 तस्कर गिरफ्तार। और महिला वनडे विश्व कप क्रिकेट में आज इतिहास रचने उतरेंगी देश की बेटियां। दक्षिण अफ्रीका के साथ खिताबी भिड़ंत।
जमशेदपुर में पूर्वी क्षेत्रीय ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप।